नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वो समाज और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण भी करती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए संत अतुलानंद रचना परिषद सालों से शिक्षा, संस्कार और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ संस्था के सचिव राहुल सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, जो इस मिशन को एक नई दिशा दे रहे हैं। सर, जो काम आप कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन सबसे पहले मैं जो सवाल आपसे करना चाहती हूँ, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जो यात्रा है सर, वो कैसी है और संस्था से जुड़ने के लिए आपको ये मोटिवेशन, प्रेरणा कहाँ से मिली? थैंक यू प्रीति फॉर कमिंग। प्रेरणा तो ईश्वर ने दी और मेरे पिताजी ने बहुत महती भूमिका निभाई इसमें। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे मारुति उद्योग लिमिटेड में नौकरी कर रहा था, लेकिन पिताजी ने मुझे जो है बाध्य किया, प्रेरित किया, दोनों ही कह सकते हैं। उनको मेरी आवश्यकता थी तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे साथ चलो, घर लेके आए। और चूँकि हम लोग का पड़ोसी ज़िला घर में गांव में है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है। वहाँ की खेती बाड़ी और सारी चीज़ें देखने के लिए, तो किसान परिवार से हूँ मैं। पिताजी माताजी दोनों शिक्षक थे, तो मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाना, अगर इनकी इच्छा है तो मुझे भी इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो ये ईश्वर की प्रेरणा है और पिताजी का मार्गदर्शन है। उन्होंने शायद उस समय देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि बड़ा रिस्क ले रहे हो, और शिक्षा का व्यवसायीकरण जिस तरह अब हो गया है, इस तरह शिक्षा का व्यवसायीकरण उस समय नहीं था। और मुझे तो याद है कि ये दोनों मेरे माता पिता अपने पूरा वेतन जो इनको मिलता था सरकारी सेवा में रहते हुए, वो पूरा वेतन अपना दे करके इन्होंने विद्यालय का संचालन किया था। उस समय मैं ज्वाइन किया था और धीरे धीरे चीज़ें बदली और मैंने जगह बनाई, दौड़ा, मेहनत किया, जो पिताजी शिक्षक के रूप में नहीं कर पाते थे। तो वो बिल्डिंग बनाना और इन चीज़ों को आगे बढ़ाना, मैंने उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से इसको आगे बढ़ाया। और बहुत ही बढ़िया आप इसमें सर काम कर रहे इसमें हैं। प्रीति सबसे बड़ा सुख ये था कि मैं अपने माता पिता, दादा दादी के साथ रह पाया। और 1995 में नौकरी छोड़ने के बाद मेरी शादी भी कर दिया पिताजी ने, तो पत्नी के साथ भी रह पाया। तो ये सुख जो है, मुझे लगता है ये किसी भी यात्रा का सबसे सुखद पल जो है अपने परिवार के साथ रहना होता है। तो इन दैट केस सेवा करते हुए परिवार के साथ रहना, पिता की सेवा पहला धर्म है मेरा। और मैं बिना पिताजी का पैर दबाए कभी सोया नहीं। जब तक वो थे, मैंने बिना पैर दबाए उनके कभी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो ये और सर, यही जो आज के जो हमारे छात्र हैं उनमें भी ये आत्मसात हो, इसके लिए भी मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, देख रही थी, तो मैं सुन रही थी, आप ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा स्वार्थी है, पढ़ाई के प्रति स्वार्थी है, सक्सेस के प्रति स्वार्थी है, होना चाहिए। सेल्फिश पर्सन कैन ग्रो मोर। लेकिन अगर वो अपने इतना स्वार्थी है कि अपनी माँ के चेहरे की शिकन उसको दिख नहीं रही है, पिता का दर्द उसको पता ही नहीं है, उसने कह दिया पिताजी मुझे 2 लाख चाहिए, फलानी फीस जमा करनी है, दैट्स ऑल, मैं दिल्ली पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे 50,000 रुपये महीने चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि पिताजी कहाँ से लाएंगे पैसा, तो उसकी शिक्षा बेकार है, मुझे लगता है ऐसा। तो पहला कंसिडरेशन तो माँ बाप की पीड़ा होनी चाहिए और उनकी सेवा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा बात सर, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, राइट? इंसान तो जब आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो अच्छे इंसान हो ही जाएंगे। Exactly. आई हैव सीन सम यंग गाइज, इन कभी हॉस्पिटल में गया किसी की सेवा के लिए या खुद अपने को दिखाने के लिए, वहाँ मैं देखता हूँ कि अपने पिता को या बाबा को लेकर के यंग लड़के आते हैं, उनको लेकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, उनको पता नहीं है सीटी स्कैन पे कैसे लेटते हैं, इको कैसे कराते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। और वो उनको पकड़ के हाथ सपोर्ट कर रहे हैं, बाबा ऐसे करिए, बाबा वैसे करिए। तो ये चीज़ें देख के अंदर से इतना अच्छा लगता है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही है, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगता है कि सारे बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सचिव के रूप में अगर मैं जानूँ तो आपका जो पूरा रूटीन रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या होते हैं आपके लिए? एज सच एट दिस स्टेज कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, इस समय जो यंग जनरेशन है उनको चैनलाइज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि मेरे पास जो टीम है, जो वर्कफोर्स है, हमारी जो प्रिंसिपल है, हमारे जो डायरेक्टर हैं और एकेडमिक डायरेक्टर हैं, ये सभी लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड और बच्चों के बीच में ही इनका जीवन बीता है। सो दे आर ऑल, कहेंगे आप, सिंगुलर वर्क इन लोगों ने किया है।
सो मेरे चैलेंजेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी टीम है तो दे आर टेकिंग द बर्डन, और ओनली फ्यू समटाइम्स माई हेल्प और सजेशन इज रिक्वायर्ड। शायद आप चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं समझते और बहुत इजीली उसको कर भी देते हाँ, हैं। बड़े आराम से कर लेते हैं। मैं विकट परिस्थितियों में ऐसा भी हुआ है कि किसी बच्चे ने उसका रिजल्ट आया 12th का, बच्चे ने 95% 96% सिक्योर किया है, और पता चला 2 दिन पहले उस बच्चे की डेथ हो गई। ऐसे केसेस आए हैं, वो अपना रिजल्ट भी नहीं देख पाया या देख पाई। बट उसको प्रेरित करना, जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही थी, एग्ज़ाम देने की तैयारी चल रही थी, उस समय वो बच्चा कैंसर से जूझ रहा था या किसी बीमारी से जूझ रहा था, तो उस बच्चे को पूरे पड़ाव में उसको गाइड करना, प्रेरित करना, लेके चलना, ये मेरी टीम ने किया, मेरे टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने किया। साथ साथ मैं भी करता रहता था, जब मौका मिलता था उसका उदाहरण दे कर कहता था, देखो वो लड़की कितनी ब्रेव है, देखो वो लड़का कितना ब्रेव है। तो उससे उस बच्चे को और ऊर्जा मिलती थी। मेरा यही काम है, प्रेरित करना। यही आपकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं सर? प्रेरित करना, प्रेरित करना। Inspire. और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा हमारे अभिभावकों को, जो मुझे मतलब कई बार लगता है कि नहीं, वी हैव नथिंग, बट वो इतना प्यार करते हैं। और ऐसा है कि मेरे पास 3rd जनरेशन पढ़ने आ गई है, 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन पढ़ने आ गई है। पूरे पूरे परिवार के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये नहीं किसी एक बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो कमज़ोर है उसको यहाँ भेज दिया, लड़की को यहाँ भेज दिया, लड़के को कहीं अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं। ऐसा पहले होता था, अभी तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। एक एक फैमिली के, भाई के बच्चे, सबके बच्चे एक साथ 5, 6, 8, जबकि वी हैव नो सच स्ट्रक्चर कि आप 2 बच्चों पे एक बच्चे की फ़ीस ख़त्म हो जाएगी, फ़ीस खत्म हो जाएगी, तब पर भी आते हैं और पढ़ा रहे हैं। तो ये विश्वास आसान नहीं होता। ये 50 सालों की यात्रा है, 47 साल हो गए, 47 साल हमें हो गए, 2030 में 50 साल भी हो जाएंगे। तो ये लंबी यात्रा में जो हमें विश्वास जीता है मेरे लोगों ने साथ मिल के, वही मेरी कमाई है, और वही मेरा काम उसी को मेंटेन रखना ही है। और उसको सर क्योंकि आप बखूबी कर भी रहे हैं। सर मैंने ये भी सुना है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या वो 11,000 के आसपास ये नंबर है सर? और आप हर एक अपने स्टूडेंट को जानते हैं बाय नेम, बाय फेस? और बाय नेम तो नहीं प्रीति, थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अच्छे बच्चों को जानता हूँ। मुझे ओके। लगता है कि कम से कम 200-300 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ। उनके माता पिता को जानता हूँ। आई डू हैव देयर नंबर्स। और कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, जैसे मुझे कुछ ऑब्सीन दिखा, किसी बच्चे का बाल बहुत बड़ा दिखा, मैं बाल बिल्कुल आर्मी के स्टाइल में रखवाता हूँ। अगर किसी बच्चे का बाल बड़ा दिखा तो मैं तुरंत जो है उसको, उसके फादर को फ़ोन करता हूँ या फ़ोटो खींच के भेजता हूँ कि ये क्या है भाई, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं कटवा दूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने पास कैंची रखी हुई है ऑफिस में, और कई बार मैं बच्चों का बाल काट के उनके हाथ में दिया हूँ। सर नाराज़ नहीं जाते बच्चे? नहीं, अगर आप उनको गलत साबित करके डांटेंगे या मारेंगे तो नाराज़ नहीं होंगे। यही एक कंसेप्ट है जो मुझे लगता है कि समझने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, जो यंग पेरेंट्स हैं और अभी जिनके बच्चे 10 साल, 8 साल, 12 साल के हैं, वो उनको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, लुंज पुंज टाइप का बना रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। तो पैम्परिंग ऑफ चाइल्ड इज़ किलिंग हिम और हर। न्यू जो पेरेंट है उनको ये सुनना चाहिए ये इनको जानना चाहिए कि पेरेंटिंग बहुत कठिन चीज़ है। आपको कब कठोर होना है, कब मुलायम होना है, ये आपको समझना पड़ेगा। बच्चे को बुखार है, आप मुलायम हो जाओ। लेकिन अगर बच्चा बिना बुखार के बहाना कर रहा है, तो आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि उसको समझ जाए कि ये बहाना कर रहा है या वास्तव में बुखार है इसको। और दूसरी चीज़ ये है किन चीज़ों पे आपको कठोरता से डांटना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मोबाइल छुड़ाना है, तो मेरे ग्रैंड सन है और डॉटर है दोनों, वो आप कितना भी अच्छा मोबाइल उनके सामने रख दो, और उसके माँ बाप दूर हैं, ये मैं अपनी बेटी को, मतलब मेरी भांजी को ये क्रेडिट दूंगा, दे विल नॉट टच द मोबाइल। अब मोबाइल नहीं छूते तो क्या ऐसी पेरेंटिंग तो ये आप आज के जो पेरेंट हैं उनको खास तौर पर ये मैसेज डाल देंगे? ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, पब्लिकली कह चुका हूँ, बच्चों के बीच में 1000-2000 बच्चों के बीच में कह चुका हूँ कि आज के समय में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो है मोबाइल है, बच्चों का दुश्मन। देखिए, आंखें टेढ़ी हो रही हैं, विज़न खराब हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो जब हम रील देखते हैं ना, जल्दी जल्दी रील चलती है हमारे सामने, तो हमारा पेशेंस कम हो रहा है, किसी को सुनने का टाइम नहीं है, फट से वो 10 सेकंड वाला बटन दबाते हैं। यूट्यूब पे कोई भाषण दे रहा है या कोई बोल रहा है, तो उसको सुनने का थोड़ा समय दोगे आप। हो सकता है 10 मिनट की स्पीच से कोई 10 वाक्य ऐसे मिल जाए आपको जो भविष्य में काम आए, लेकिन बच्चों के पास ये नहीं है।
तो इसको डालने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से ये कुछ लोग भी अगर सीख लेंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सीखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बात ऐसी है और बच्चों की होती है तो ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि आजकल की जैसे कि हमने कहा पेरेंट होते हैं बहुत पैम्परिंग करते हैं। अच्छा सर, जो आपका कॉन्वेंट स्कूल है, राइट, एक तो ये कॉन्वेंट, ये ज़रा आप मुझे समझाइए। ये और बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसको जो है एक बार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने पूछा था कि कॉन्वेंट नाम क्यों रखा। तो पिताजी ने मेरे बोला कि कॉन्वेंट का मतलब मठ होता है, तो तुम मठी विद्यालय रख देते। और कॉन्वेंट वो हुआ करते थे ब्रिटिश के समय, जो कि जहाँ पे नन्स रहती थीं और वो समाज को सेवा करने का कार्य करती थी। कंसेप्ट खराब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल खुले और वो जो है अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की शिक्षा का पर्याय बन गए। राइट। जब पर्याय बन गए और पिताजी ने जब 1980 में स्कूल की स्थापना की, तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे सेंट मैरीज कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, सेंट जॉन्स कॉन्वेंट, सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट, तो आप कहाँ इस्टेब्लिश कर पाएंगे, पैसा भी नहीं है आपके पास, छोटी सी ज़मीन है, छोटी सी जगह है। तो पिताजी ने ये सोचा कि कॉन्वेंट से टक्कर लेने के लिए कॉन्वेंट ही नाम रखना चाहिए। मुझे पढ़ाऊँगा, सारी हम भारतीय संस्कृति की शिक्षाएं देंगे, बच्चों को वेद मंत्र से, गीता के 11वें अध्याय से प्रार्थना कराते हैं। हमारा लोगो एम्ब्लेम ओम है। हिंदुइज्म को बढ़ावा देना मेरा मकसद नहीं, भारतीयता को बढ़ावा देना मकसद था उनका भी। लेकिन अंग्रेजी चूँकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो उस भाषा को जानना भी हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, कोई भी हो, उसके लिए अंग्रेजी आना इस समय आवश्यक है, अगर आपको वर्ड एक्सप्लोर करना है तो। अभी त्रिभाषा फार्मूला में मैं तो कहता हूँ कि आप हिंदी अंग्रेजी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयाली, वट एवर इज यू लाइक, गवर्नमेंट ने राय दिया एनईपी में, तो आपको तीसरी एक भाषा जो है ये भी हमारी क्षेत्रीय भाषा सीखनी चाहिए। तो चौमुखी विकास बच्चे चौमुखी विकास इससे होता है। और कॉन्वेंट नाम रखने के पीछे सिर्फ यही था कि जो कॉन्वेंट को अंग्रेजी माध्यम का पर्याय मानते हैं वो हमारे यहाँ बच्चों को लेके आएँ, ताकि मैं भी बता सकूं कि हाँ, हम शिक्षा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि बाकी स्कूलों से अलग है। प्रीति, अब ये कहना तो थोड़ा सा वो होगा, अलग है नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और अब ये है कि अंग्रेजी हम पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में हमारे बच्चे अभी 100, 99 झड़ी लगी हुई है 12th में चाहे 10th में, लेकिन अंग्रेजियत नहीं पढ़ाते। बच्चा पैर छू के मतलब जो प्रणाम अपने कर, संस्कार हैं, अपनी हाँ, संस्कृति है, वो उनके मेरे roots यहाँ हैं। पढ़ने वाला बच्चा वंदे मातरम का उद्घोष करता है, वंदे मातरम से ही हमारा कनेक्ट ही वंदे मातरम है। इसके अलावा कई लोग कहते हैं जैसे मुस्लिम परिवारों में पैर छूने की प्रथा नहीं है, हाथ मिलाते पैर नहीं छूते। आप मेरे यहाँ आइए, टीका लगाए हुए, चंदन लगाए हुए मुस्लिम बच्चा मिलेगा और बड़ी श्रद्धा से पैर छूता है। किसी आपने आर्टिस्ट को नहीं देखा होगा, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वो नृत्य करने वाला हो, उसका गुरु हिंदू है कि मुसलमान है, इसको ध्यान न देते हुए वो उनका पैर छूता है और मंच को प्रणाम करके पैर छू के तब मंच पे चढ़ता है। अगर आपने विभिन्न शो में इस चीज़ को देखा होगा तो देखा होगा। तो बिना श्रद्धा बिना विनय के नहीं मिलती है, अब सॉरी, शिक्षा बिना विनय के नहीं मिलती है, आपको झुकना पड़ेगा। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा तो है ना कि आज के दौर में हमें इसकी ज़रूरत है। हम देखते हैं क्योंकि आजकल बच्चे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, फ़ोन का उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं है सर ये चीज़ें। अब सर वो उसको देखते हैं, वेस्टर्न कल्चर से वो प्रभावित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है। और अगर वो, मुझे लगता है कि यहाँ आते हैं और वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो फिर ये रूप में आएगा। प्रीति, ऐसा है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ विद्यालय की नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि बच्चों को क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, इस अंतर को बताना हमारा काम है। और करेगा तो वही जो उसके भाग्य में होगा, लेकिन हम एटलीस्ट बताए तो रहें। जैसे आप घर से निकल रही हो स्कूटी लेके, आपके माता पिता घर में हैं, कहाँ जा रही हो, रात को 9 बज रहा है, पापा बस अभी आती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा मत जाओ, 9 बज रहा है। उनका काम था कहना। अब आप नहीं मानोगे तो चले ही जाओगे, हो सकता है सामने जाके कोई गाय धक्का मार दे, या आप किसी ट्रक से लड़ जाओ, या कोई ड्रंक एंड ड्रिवन वाला कोई केस आ जाए, आपको धक्का मार दे, तो उसके लिए तो माँ बाप जिम्मेदार नहीं। लेकिन उन्होंने टोका तो एक जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, रेजिस्ट किया कि मत जाओ मत जाओ। उनके मन में कहीं से ये भावना आती है, आउट ऑफ लव आती है, प्यार की वजह से आती है। कहते हैं सद्भावनाओं का जो ढेला है ना, ये हमेशा दुर्भावनाओं की तरफ लुढ़कता है। अगर आपको किसी को बहुत प्यार करोगे, वो फ्लाइट से भी जा रहा है तो आपको एक बार लगता है कि
ना जाता तो अच्छा था, अवॉइड जर्नी। तो इस तरह हम बच्चों को टोकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं 100% बच्चों ने मोबाइल छोड़ दिया या इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है या बिल्कुल वो एकदम पहले जैसे बच्चे हो गए हैं जब नहीं था, लेकिन परसेंटेज कम है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ इस बात को कि माता पिता खुद आके मुझे बताते हैं कि सर आपसे मिलने के बाद हमारा बच्चा मोबाइल नहीं चलाता। और कुछ ईश्वर ने ऐसी मुझे क्या कहूँ क्षमता दी है कि मैं बच्चे को मिल के सीधे पूछता हूँ तुम्हारा मोबाइल 6 घंटे चल रहा है, पता नहीं कहाँ से आता है ये, आई डोंट नो। और बच्चा पहले तो कहता नहीं नहीं, माता पिता भी कहते हैं नहीं नहीं सर इतना तो नहीं है। हमने कहा आप चुप रहिए, मुझे बच्चे से बात करने दीजिए। और 2 मिनट के अंदर अंदर बच्चा कबूल कर लेता, हाँ सर चला रहे हैं। क्या देखते हो? न्यूज़ देखते हो? बहुत अच्छी बात है, न्यूज़ देखो, अपडेट रहो। नहीं सर वो यूट्यूब रील देखते हैं। अच्छा माँ कितनी देर चलाती है? तो वो खुद सोच के बताता है सर मम्मी भी इतना ही चलाती होंगी। तो पिताजी उसके बोलते हैं, वहाँ अगर बैठे हैं केवल पिताजी आए हैं तो पिताजी बोलते हैं नहीं सर इसकी मम्मी तो 12-13 घंटा चलाती है। हम क्या आप कितना चलाते हैं? कहे सर मुझे कहाँ मौका मिलता है, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, घर आते हैं तो हम भी चलाते हैं। मतलब हमने कहा घर आने के बाद आप दोनों मोबाइल चलाते हैं और बच्चा भी मोबाइल चलाता है, नाइदर यू हैव टाइम नॉर ही हैज़ टाइम फॉर यू, तो किसको दोष देना भाई? सही बात। जब माँ लगी है पिता लगा है तो बच्चे को एक मोबाइल आपने पकड़ा ही दिया है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, तो बच्चा कैसे इस प्रलोभन से बचेगा ये बताइए। अगर एक मिठाई यहाँ सामने रखी है, मैं झपट के उसको खाने जाऊँगा तो मेरा बेटा भी झपटेगा उसको खाने के लिए। नेचुरल सी बात है कि वो एक एज का फैक्टर होता है। सबसे पहले हमें खुद को कंट्रोल करना होगा। हम स्मार्टफोन उठा के रख दें, जो जिनके बच्चे इस एज में हैं, तो अगर 12th क्लास तक उनको सक्सेस दिलानी है, उनको नीट जेईई में सक्सेस दिलानी है, तो आप पहले स्मार्टफोन का प्रयोग अभिभावक बंद करें जी। और फिर बच्चे वही फिर फॉलो बच्चे से अपेक्षा करें। तो बच्चा अपने आप छोड़ देगा। घर में वो देखेगा माँ ने सेक्रीफाइस किया, पिता ने सेक्रीफाइस किया, तो आई शुड ऑल्सो, अपने आप बच्चा छोड़। ऑटोमेटिकली वो चीज़ आती है, राइट सर। सबसे बड़ा मुझे तरीका यही समझ में आता है। सर क्योंकि शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं, सर ऐसा कौन सा आपका अनुभव रहा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? देखिए सबसे ज़्यादा तो प्रभावित किया मुझे लड़कियों की शिक्षा ने, बालिकाओं की शिक्षा ने। जो पहले थोड़ा एक टैबू था और कम भेजा करते थे। हमारे समय में भी गर्ल्स को एक 2ym दर्जे के विद्यालय में पढ़ा दिया, और अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, बॉय जिसको कहते हैं लड़का अच्छा कर रहा है, तो उसको अच्छे से अच्छे विद्यालय में भेज दिया। लेकिन ये सोच बिल्कुल बदल चुकी है और अब लड़कियां लड़कों को टक्कर दे रही हैं और आगे जा रही हैं। इनफैक्ट दे आर अहेड ऑफ बॉयज़। तो ये समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाएगा मुझे। अभी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, वंदन नारी शक्ति वंदन करते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चलाई हैं, जिस तरह से उनको 1091 दिया गया है सेफ्टी के लिए, वो भी बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चियों के अंदर जो शिक्षा को लेके उनके अंदर सोच बदली है कि नहीं आई कैन डू, एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आई कैन डू, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा परिवर्तन है शिक्षा। जी। अच्छा सर, आपके नेतृत्व की अगर मैं बात करूँ तो आपके नेतृत्व में संस्था में ऐसी कौन-कौन सी पहल हुई है जिस पर आपको खुद गौरवान्वित महसूस होता हो या आप गर्व महसूस करते हैं? प्रीति, हमारी संस्था तो देखो शिक्षा के लिए पहले से जानी जाती थी। शिक्षा में तो कभी समझौता हुआ ही नहीं। लेकिन चूँकि विद्यालय छोटा था और पहले इतना खेल के प्रति पूर्वांचल में स्पेशली बनारस में थोड़ा था भी, यहाँ से बहुत सारे ओलंपियन निकले हुए हैं हॉकी के फील्ड में, बास्केटबॉल के फील्ड में। इस समय बास्केटबॉल का कैप्टन मेरा छोटा भाई है, वो वाराणसी का ही है। हॉकी से मोहम्मद शाहिद, विवेक सिंह, ये सारे लोग ओलंपियन रहे। लेकिन फिर भी एक बच्चों को खेल के प्रति मतलब खेल के रुझान को प्रोत्साहन नहीं देते थे माता पिता। अरे खेलोगे क्या, खेलना है, पढ़ो पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, नौकरी करो, यही होता था। अभी ये चीज़ें हमने खेल की सारी सुविधाएं, रिसेंटली हमारे यहाँ स्विमिंग पूल नहीं था, अभी हम स्विमिंग पूल भी बनाने जा रहे हैं, तो सारी सुविधाएं, शूटिंग रेंज बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये खेल के प्रति जो मैंने बच्चों में रुझान पैदा किया पिछले 10 सालों में, और 2 बार पिछले 10 सालों में 2 बार नेशनल एथलेटिक मीट और 3-4 बार क्लस्टर मीट ये हमारा विद्यालय करा चुका है।
तो सबसे बड़ा परिवर्तन मैंने यही किया कि शिक्षा के साथ साथ खेल को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते हुए हमने स्कॉलरशिप लागू की। यानी कि जो एजुकेशन में अच्छा है वो उसमें आगे जाए, और हाँ, जो खेल में अच्छा, खेल में आगे जाए। खेल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को नौकरी भी मिलती है अगर आपके माता पिता को सपोर्ट देना है तो। और दूसरा देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए ये है कि शिक्षा में सफलता मिलना 99% गारंटी हो सकती है, 100% गारंटी किसी की नौकरी पाने की या बहुत सफल होने की नहीं होती है। लेकिन अगर आप बच्चा खेल भी रहा है, साथ में उसको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी भी कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में लाभ मिलता है। बिल्कुल पसीना बहाने की आदत आपको हमेशा कभी भी मेंटली आपको डिस्टॉर्ट नहीं होने देगी। अगर आप 2% नंबर कम भी पाए तो चलो, बैडमिंटन में तो है ना हम, फुटबॉल तो अच्छा खेलते हैं, उससे ये चीज़ें बैलेंस बनाती हैं लाइफ। ओके। तो इस बैलेंस के लिए बच्चों को खेलना चाहिए थोड़ा बहुत। हम लोग सारे गेम खेलते थे, अभी बच्चे फोकस्ड हैं, जिस गेम में अच्छे हैं वही खेलते हैं। आज संडे है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, सुबह 6 बजे 5:30 बजे बच्चे आ जाते हैं ग्राउंड पे। इवन छुट्टियां चल रही हैं इसके बाद ही बच्चे आ जाते हैं, और 300 से अधिक बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्रिकेट का जो जहाँ ग्राउंड है बगल में, क्रिकेट वाले में छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 8 साल के 6 साल के, और वो सैकड़ों की संख्या में सुबह आ जाते हैं और 2 घंटे जम के प्रैक्टिस करके जाते हैं पसीना बहा के। तो मुझे लगता है ये परिवर्तन मैंने सबसे अधिक मेरे लिए ये एक चैलेंज था और उसको कर दिया है, और अच्छा लगता है सोच करके इसको। बिल्कुल सर, जब देखते हैं ये जो जर्नी होती है, जाहिर सी बात है, और वो जो हम सोचते हैं और जब दूसरों को उससे खुशी मिलती है तो वो असल खुशी होती है। अच्छा सर, आज के जो शिक्षण संस्थान है, अगर मैं उनकी बात करूं, तो आपको क्या लगता है सर कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उनके सामने, और इससे कैसे निपटा जा सकता है? इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे बड़ा चैलेंज तो देखिए, मैं कहूँगा कमज़ोर पेरेंटिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। माता पिता, मैंने कहा ना, पैम्पर करते हैं बच्चों को, और सारे नहीं, बट अब अधिक परसेंटेज उन्हीं का हो गया है कि आप बच्चे का कान ऐंठ दिए, कान लाल है। बच्चा इतना कमज़ोर है कि एक बार कान ऐंठने पे लाल हो गया, जबकि कान ऐंठना एक मेडिसिन है। इससे ब्रेन की सेल्स एक्टिवेट होती हैं, इसीलिए पहले कान घुमाते थे टीचर। योगा में भी सुबह सुबह बताते हैं, मुर्गा बनाते थे। मुर्गा बनाना भी एक एक्सरसाइज है। लेकिन इन सारी सजाओं को फिजिकल टॉर्चर मान करके गवर्नमेंट ने पैम्पर किया पहले से। इसके बाद माता पिता भी, जैसे कि शिक्षक को तुरंत फ़ोन करके आपने कैसे छू दिया मेरे बच्चे को, तो वो स्कूलों के सामने एक चैलेंज आ जाता है। पुलिस आके आपके यहाँ खड़ी हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में भी दुर्घटनाएं होती हैं, बच्चे मार खाते हैं, पंखा टूट के उनके ऊपर गिरता है, वहाँ किसी के ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चे के साथ बाई चांस दुर्घटना हो गई तो प्रबंधक, प्रिंसिपल सब गए जेल, और इतना उसको हाइप बदलने की जरूरत है सर, ये जो बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। अभी काफ़ी कुछ परिवर्तन किए भी गए हैं, लेकिन अभी और परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि आप उसकी चीज़ों को देखिए पहले कि हुआ क्यों, सच्चाई कितनी है इसमें। केवल प्रिंट मीडिया के आधार पर आपने आकलन कर लिया। कई बार तो अखबार गलत छाप देते हैं, उनको सही खबर पता ही नहीं है। और मैं बताऊं, क्राइम रिपोर्टर्स शाम को 6 बजे के बाद बात करने लायक नहीं रहते। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, उनके क्राइम रिपोर्टर शाम को 6 बजे के बाद दे आर ड्रंक। और मैं पूरी बेबाकी से कहता हूँ इसको कि वो आदमी अगर खबर छाप रहा है शाम को, लिख के अपने यहाँ भेज रहा है, वो क्या लिखेगा क्या भेजेगा, ईश्वर ही मालिक है उसके। लेकिन वो सवेरे खबर छप जाती है। हम तो बेइज्जत हो गए एक बार स्कूल वाले। जब तक आप उसकी सफाई पेश करेंगे तब तक आप पूरे शहर में आप ढिढोरा पिट गया कि उनके यहाँ ये हो गया। केसेस आई नो, मेरे बहुत सारे कलीग सफ़र किए हैं बहुत सा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि रुकनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो, क्योंकि हम जिन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो भी सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल हैं, प्राइवेट नहीं कहता मैं इसको, सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल है, कॉलेज है, ये समाज से सहयोग लेकर के, और आपसे मैंने 100 रुपये लिया, उसी में 90 रुपये खर्च करके आपके बच्चे को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। हम कहीं से कुछ नहीं लाते, समाज का दिया हुआ सब कुछ है। और एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुविधा हमारे नेतृत्व में, या हमारे और कलीग जो हैं विद्यालय चला रहे हैं उनके नेतृत्व में हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, शिक्षा अधिकारी से लेके मंत्री से लेके नीचे तक। आप अगर खर्चा जोड़िएगा तो एक बच्चे के ऊपर 7 से 8 हज़ार रुपये एनरोलमेंट, नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट्स और एक्सपेंसेस, तो 7 से 8 हज़ार रुपये प्राइमरी की शिक्षा देने का खर्च बच्चों के ऊपर है। और सरकार को बुलाना पड़ रहा है, भैया खाना खा लो, ड्रेस ले लो, किताब ले लो, कॉपी ले लो, आओ कृपया पढ़ लो।
बच्चे नहीं आ रहे हैं। और हमारे यहाँ जैसे मैं अपना केस लूँ विद्यालय का, तो इस बार 5,000 फॉर्म सेल हुए थे, हमने 800 एडमिशन लिया है नया। 4200 बच्चों को तो हम नहीं दे पाए एडमिशन, वी डोंट हैव स्पेस, जगह ही नहीं है हमारे पास। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं तो गए होंगे, लेकिन वो सरकारी स्कूल क्यों नहीं चुनते? एक बच्ची जाके किसी अधिकारी या किसी मंत्री या किसी के पास कहती है कि हमारा स्कूल में फीस नहीं माफ़ हो रही है, मंत्री जी तुरंत पत्र लिख देते हैं, अधिकारी तुरंत नाराज़ हो जाते हैं, क्यों नहीं ले रहे हो इसका एडमिशन? अगर वो कह रही तो सरकारी स्कूल में भेजो ना, ज़्यादा योग्य शिक्षक तो सरकारी विद्यालय में है। तो अब मेरे 5,000 अभिभावकों ने मिल के जिस सुविधा को खड़ा किया है, तो ये तो लोकतंत्र का अपमान हो गया ना कि आप क्यों उनकी व्यवस्था में आप क्यों घुस रहे हैं? कोई कहे हमारा घर ठीक नहीं, हम आपके घर में रहेंगे, तो वो कहेंगे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव है ना, राइट टू एजुकेशन की तरह राइट टू लिव है। तो आप आइए मेरे घर में रहिए, आपका घर खराब हो गया, आप मेरे घर में रहिए, तो हम घर बनाएं क्यों अपना भाई? सरकारी घर दे दे सबको। ज़्यादा योग्य शिक्षक, क्योंकि उनका वेतन अधिक है, चयन प्रक्रिया से गुजर के वहाँ गए हैं, ज़्यादा योग्य शिक्षक उन सरकारी विद्यालयों में हैं, तो वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा अधिकारियों की कमी है या क्या कमी है, आई डोंट नो। समाज के अंदर एक वो है कि नहीं। आपका क्या सजेशन रहेगा, मतलब कैसे से सुधार कर सकते हैं? मुझे लगता है कि दोज हु आर डिप्राइव्ड और से इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो सर, क्या जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो आज उतने अच्छे हैं? मतलब एक ये धारणा है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कि उतने अच्छे नहीं। यू आर राइट प्रीति, स्कूल खराब नहीं है, शिक्षक खराब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब नहीं है, केवल कंट्रोल बदल गया है, उनसे दूसरे काम ज़्यादा लिए जा रहे हैं रदर देन टीचिंग। अगर उनकी जवाबदेही शिक्षक की तय की जाए कि आपको 100% रिजल्ट देना है, आपको एक बच्चे को इस स्तर पे लाना है। सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों के बच्चे क्यों अच्छा कर रहे हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? केंद्रीय विद्यालय भी चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहाँ के बच्चे झंडा गाड़ रहे हैं। बिल्कुल, मेरे बहुत दोस्त हैं सर। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि वहाँ के शिक्षक, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो स्कूल है, तो वहाँ के शिक्षक बेहतर मेहनत करते हैं, लेकिन उनको भी अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा, मेरी माँ वहीं से पढ़ी, पिता वहीं से पढ़े, मेरे भाई ने पहले तो पढ़ाई ज़्यादा ही की, सरकारी स्कूल ही सभी वहीं से पढ़े हुए हैं हम सारे लोग। वी डोंट हैव, ऐसा तो नहीं कि हमें किसी से कम ज्ञान है, लेकिन अब ये बदल गया, चीज़ें बदल गई हैं। पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि मैं फला स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, ये स्टेटस सिंबल बन गया है। तो मैं सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का कम होना चाहिए और पेरेंट्स को पैम्परिंग बंद करनी चाहिए। बच्चों को स्ट्रांग बनाइए ताकि वो आपके न रहने पर भी समाज से लड़के आगे बढ़ सके। बिल्कुल, इतना मजबूत आप उसको यस, पैम्पर्ड चाइल्ड कुछ नहीं कर सकता जीवन में। राइट सर। देखिए, बहुत वृहद है, ये बहुत अच्छी है और बड़ी मेहनत के बाद बनाई गई है। इसमें बहुत बुद्धिमानों ने अपना पूरा जो अध्ययन था वो लगा दिया इसको बनाने में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल नहीं हैं, जिसको कहते हैं, जैसे परीक्षाएं ज़्यादा होने लगी, तो पढ़ाओगे नहीं आप, हरदम परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा लेने से क्या होता है कि बहुत अच्छी बात है, बच्चा रटता है, लेकिन केवल बच्चा फिर वो मगअप करता है, ज्ञान नहीं पाता, वो शिक्षा ले लेता है। तो शिक्षित और ज्ञानी में अंतर जो है वो हो जा रहा है नई शिक्षा नीति की वजह से। रोज़ परीक्षाएं अरेंज हो रही हैं, मुझे लगता है इसको कंट्रोल करना चाहिए। और सर, ये जो अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं, नीट जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद बहुत बवाल भी हुआ है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीट पेपर लीक में और इसके पहले भी कई पेपर लीक हुए, मैं इस पे मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि पहले भी माल प्रैक्टिस हुआ करती थी और लेकिन सरकारें उसको चुपचाप दबा ले जाती थी। और मैं तो ऐसे भी केस जानता हूँ जो कि कॉपी केवल रोल नंबर दे दिया जाता था, वो बच्चा जिसको जो प्रश्न नहीं आता था वो लिख के नहीं आता था और उसको लिख दिया जाता था बाद में पैसा दे करके। मेरे जानने में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से करके डॉक्टर बना लिया, इंजीनियर बना लिया, नौकरी दिला दिया, सब वो लाइफ सेटल हो गई पूरी। लेकिन अब ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार सख्त है। अगर किसी ने लीक करने का प्रयास किया तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए कि ठीक है भाई, मेरी कमी है, ये हमारा सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, मैं इस कमी को, इस बदनामी को अपने ऊपर लेता हूँ,
लेकिन बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। एक सीट भी किसी अयोग्य के पास मतलब ना होता जाए। पहले भी था, तब चीजें बहुत बन बड़े जाती थी। स्केल पे होता था, सिर्फ पैसे का खेल चलता था। कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह थोड़ी फ्लरिश किए हैं कि इतने सिलेक्शन, ऐसे नहीं फ्लरिश किया है इन लोगों ने। लेकिन अब उस रैकेट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बार जो पेपर लीक हुआ है वो ट्रांसलेटर की वजह से हुआ है। मराठी में जो पेपर ट्रांसलेट कर रहे थे उन्होंने लीक कर दिया। उनके घर के 5 बच्चे थे जो नीट की परीक्षा में बैठ रहे थे। तो चाहती सरकार तो इसको दबा ले जाती और नीट की परीक्षा एकदम स्वच्छ सुंदर सबके सामने आती। जिनका सिलेक्शन हो गया वो वाह वाह करते, जिनका नहीं हुआ फिर से तैयारी करते। लेकिन इतने सारे बच्चों का, इतने सारे अभिभावकों का श्राप लेते हुए भी ये करने की हिम्मत करना, ये किसी बहादुर सरकार का ही काम हो सकता है। तो मैं इसके लिए बच्चों की तरफ से उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दोबारा परीक्षा दीजिए। यद्यपि ये कष्ट है, लेकिन हुई है सो जो राम रचि राखा। अपने हाथ में कुछ नहीं है, ईश्वर ने आपको और अच्छा नंबर लेने के लिए प्रेरित किया होगा। कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, चौथी बार 5वीं बार दे रहे हैं, उनको और फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उनको और फ्रस्ट्रेट करके इस पे हो हल्ला करके, ट्वीट करके, जैसा विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बच्चों उस सार्थक सिद्धांत को बुला के उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। करण थापर जी इतने सीनियर जर्नलिस्ट होकर के उन्होंने इस तरह का काम किया। तो ये वायर से जुड़े हुए, वायर न्यूज़ से। तो ये बीइंग एंकर माइट बी नोइंग अबाउट देम कि ये लोग हमेशा जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं उसको कैसे उसमें कमी खोजी जाए, ये उसी में कमी खोजने बैठेंगे तो मेरे अंदर भी कमियां होंगी। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की ईमानदारी को एक्सेप्ट करते हुए बच्चों को पुनः परीक्षा देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल। सर, क्योंकि अब जेनजीज आपने आजकल बहुत सुना होगा, तो ये जो जेनजीज हैं इनको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप जेनजीज के लिए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, भविष्य है देश का, लेकिन क्या लगता है कि इनको बरगलाना भी इतना आसान होता है? ये समझदार है वाकई? तो बड़े स्वीट लगते हैं जेनजीज। ओके। और लोग कहते हैं कि जैसा नेपाल में हुआ और बांग्लादेश में हुआ, सोशल मीडिया की वजह से पूरा क्रांति हो गई और बहुत डिस्टरबेंस हुआ। हमारे देश में भी ऐसा ना हो जाए जेनजीज़ की वजह से। अभी वो देखिए कॉकरोच पार्टी बनी है, तो मोस्टली जेनजीज़ आर देयर और वो कम उम्र के बच्चे हैं। उनको बस समझ में नहीं आया, किसी ने बनाया, फॉलोअर देखते हैं इनके 99 के फॉलोअर्स हैं तो वो उस फॉलोइंग में लग फॉलो कर गए। लेते। तो इसको भी माता पिता ही कंट्रोल कर सकते हैं। जेनजीज को समझाने का काम माता पिता ही कर सकते हैं, समाज कर सकता है। किसी की फॉलोइंग से किसी को लाइक मत करो, किसी की फॉलोइंग नहीं है उसको डिसलाइक मत करो। अगर ये चीज़ें हम करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि जेनजीज अपने आप उनकी सोच बदल जाएगी और धीरे धीरे बदल रही है। हमारे देश का ताना बाना कुछ ऐसा है कि यहाँ जेनजीज वाली क्रांति जैसे नेपाल में हो गई और बांग्लादेश में वो होगी, तो वैसे कभी हमारे देश में नहीं बिल्कुल। होने वाली है। क्योंकि और अभी सर भी भारत का युवा वैसे समझदार भी है, क्योंकि भारत का युवा बहुत समझदार है। मेरी और खुद छोटी बहन है सर, शी इज जेनजी, तो मैं उसे देखती हूँ कि मुझसे भी ज्यादा समझदार है, तो मैं इस बात को समझ हाँ, सकती हूँ। दे आर हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन, क्योंकि उनको गैजेट्स मिले हैं, उनका एक्सपोजर अच्छा हुआ है, उनको अच्छी एजुकेशन मिली है। अगर हम अपने अपने बचपन से देखें तो हमारे बचपन में गांव था, गांव में गाय भैंस थी, शहर में पढ़ने आए, माता पिता नौकरी कर रहे थे, उनके साथ पढ़ रहे थे, तो एक ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर के बाद एक टीवी आई ब्लैक एंड वाइट, फिर वो बाद में कलर में बदल गई। इसके अलावा इंटरटेनमेंट में कोई साधन नहीं था। जो भी नॉलेज था हम किताबों से लेते थे या उस न्यूज़ चैनल से ले लिया तो ले लिया। एक दो प्रोग्राम आते थे, चित्रहार देख लिया और ये जो है ज़िंदगी, इस तरह के 2-4 सीरियल थे जो हमारी लाइफ इसी पे टिकी है, आज भी हम लोगों को वो याद है। तो वो जेनजीज़ के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम फिल्टर करके उनको बताएं कि बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो चूँकि हमारे यहाँ फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है, बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं मोस्टली, दोज हु आर नॉट स्टेइंग इन हॉस्टल उनकी बात नहीं करता मैं, लेकिन जो बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनका जेनजी बन के बिगड़ जाना और तुरंत किसी चीज़ पे अपना रिएक्शन दे देना, ये भारत में इसकी संभावना कम है। जी। सर, आपकी अगर मैं संस्था की बात करूं तो इसके माध्यम से समाज और युवाओं के लिए भविष्य में कौन सी नई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी में आप हैं? देखिए, अभी तो हम टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो उनके लिए रोज़गार बहुत ज़रूरी है। उनके माता पिता को शिक्षा के बाद रोज़गार मिले, ऐसी शिक्षा मिले
जिससे उनको रोजगार मिल जाए। ओके। तो वो केवल पढ़ने से या केवल खेलने से तो संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि हम इस क्षेत्र में नहीं हैं। हालांकि हमारा पीजी टू पीजी चलता है, डिग्री कॉलेज भी है और छोटे बच्चों का विद्यालय तो है ही, लेकिन अभी टेक्निकल एजुकेशन में हम लोग एंटर नहीं किए हैं। सो हमारी प्लानिंग संस्था की ये है, हमारे मेंबर्स की ये प्लानिंग है कि वी विल गो एंटर इनटू दिस, और जल्दी ही स्किल बेस्ड एजुकेशन हम करने वाले हैं। फ्यूचर प्लानिंग यही है, और अगर सब ठीक रहा, ईश्वर ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया, स्वामी जी की कृपा रही, तो जल्दी ही करेंगे। जी सर, बस अब एक लाइन में छोटा सा आंसर या ये मैं समझना चाहूँगी कि जो आज समाज है और जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे छात्र हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि परिश्रम, जिसको हम कहते हैं हार्ड वर्क, और लगन, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो हार्ड वर्क और कंसंट्रेट होकर पढ़ना, इसका कोई पर्याय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप रील की दुनिया से रियल लाइफ में आइए, खूब जम के मेहनत करिए। आजकल जो बच्चों में सुसाइडल और इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, कई बार तो आपने सुना होगा कि वो मेडिकल के फाइनल ईयर में बच्चा है, इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में बच्चा है और हैंग कर लिया अपने आप को। कुछ तो दूसरे तरह के केसेस होते हैं, लेकिन कुछ पढ़ाई को लेके होते हैं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं बच्चों से आग्रह करूँगा। मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है ऐसी खबरें सुन करके। अभी बच्चों ने किया, 4-5 बच्चों ने नीट की वजह से कर लिया, रिज़ल्ट जो उनका पेपर लीक हुआ इसकी वजह से कर लिया। तो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए बच्चों को तैयार करना, मुझे लगता है पेरेंटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। जी। और उसका तरीका है कि उसको मेहनत करना सिखाइए, पसीना बहाना सिखाइए, और उसको इन्वॉल्व करिए घर की रोज़मर्रा की एक्टिविटी में। क्यों आप ही सफाई करते हैं, क्यों माँ ही सफाई करती है? बिल्कुल। बच्चे को कहिए आधा घंटा स्पेयर करो, अपना कमरा खुद से साफ करो। पहले अपने कमरे शुरू करा के फिर उसको पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी दीजिए। आप सब करके दे देंगे, बच्चा बैठा रहेगा। अभी मेरे सामने ऐसे भी केसेस आए हैं, माँ बाप ये कहते मिले हैं कि सर ये ना पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता है। ये कौन सी अच्छी बात है भाई? हम तो गेहूँ लेके जाते थे, चक्की पे पिसवा के लाते थे। जनरल स्टोर से सामान खरीदना हमारी ही जिम्मेदारी थी, सब्जी लाना हमारी ही जिम्मेदारी थी। तो आप क्यों नहीं अपने बच्चे को भेजते हैं? नहीं सर, ये कहता है पढ़ना है। और मोबाइल से दूर कर दीजिए, मेहनत करने की आदत बच्चे में डालिए। जी। बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनको पर्यावरण का से प्रेम कराइए, जिससे वृक्ष लगाएं, वृक्षों की सेवा करें। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से अपने आप उसको जो है, अगर एक कुदाल दे दी जाए और आपको बहुत टेंशन हो रही है, आप कुदाल लेके 4 पौधों की खुदाई कर दीजिए, सेवा कर दीजिए, सारी टेंशन बाहर हो जाएगी। जी। ये पालन पोषण का अहम हिस्सा होना चाहिए, जो बिल्कुल। पहले होता था। कुल मिलाकर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए और उनका चौमुखी विकास, उस बात पर ध्यान दीजिए और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक उसको बनाइए। और इसी के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, बहुत धन्यवाद।